Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So finally guys, आपको जो फिफ्थ एग्जाम था अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का वो भी कंडक्ट हो चुका है. तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपका जो एग्जाम था वो कैसा गया. ठीक है, देन अब चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम की तरफ जो है आपका बिजनेस लॉ. ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स का अकाउंटिंग का जो एग्जाम था वो अच्छा नहीं गया है तो प्लीज़ उस टेंशन को अब क्या करना है, आपको छोड़ देना है. आप कोई भी स्टूडेंट्स उस चीज़ को लेकर नहीं बैठेगा कि मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया है वैसा गया, मैं जो क्वेश्चन थे वो मेरे छूट गए. तो उस चीज़ को लेकर मत बैठो, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करो जो है आपका बिजनेस लॉ का. ठीक है, अगर आपका एक एग्ज़ाम ख़राब गया है तो उसकी वजह से आपको जो आने वाले दो एग्ज़ाम हैं उनको ख़राब मत करो. ठीक है, कोशिश करो कि अभी से ही क्या करना है, वीडियो देखने के बाद जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सारे ही टॉपिक्स क्या करने हैं आपको अच्छे से कवर करने हैं, ताकि आपका जो बिज़नेस लॉ का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए. और बिज़नेस लॉ का जो एग्ज़ाम है वो अकाउंट से भी क्या आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आता है. क्योंकि इस अकाउंटिंग वगैरह के अंदर क्या कर लेते हैं, हम अपने पास से कुछ एक दो टॉपिक वगैरह बना के लिख देते हैं. लेकिन बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इतने सारे एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें एज इट इज़ लिखने होते हैं अपने एग्जाम पेपर के अंदर. ठीक है, और जो डेफिनेशन होते हैं वो हमें एक्ट के अकॉर्डिंग या सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखनी होती है, जिसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको जितनी भी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है. ठीक है, देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से क्या रहें, आप अपडेट रहें. देन हर वीडियो की तरह इस वीडियो का भी एक टारगेट है, जो टारगेट है वो आपका 90 लाइक्स का. अगर आप इस वीडियो के ऊपर 90 लाइक्स कर देते हो तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, उसके यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे टाइम पर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होना है. आपका जो एग्ज़ाम है वो 6th एग्ज़ाम है, जो कि आपका 14 फैब यानी कि जो डे है वो आपका ट्यूसडे यानी कि 14 फरवरी को मंगलवार को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है. एग्ज़ाम पेपर किस चीज़ का होगा, वो होगा आपका बिजनेस लॉ, जिसका कोड है आपका 105. ठीक है, तो अगर आप अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने अपने पास नोटबुक और पेन वगैरह नहीं रखे हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, नोटबुक पेन लेके आएँ, ताकि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ राइट डाउन करते हुए चलें. ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्लाइड का. देन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली बुक के अंदर क्या कर सकते हो, इन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो ये क्या है, आपकी फर्स्ट यूनिट का नेम है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट यूनिट का नेम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका जो मॉडिफिकेशन है, यानी कितने बार इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए हैं, और ये जो एक्ट है किसके बेसिस के ऊपर आपका जो एक्ट है आपका बना है. तो ये कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज है. ठीक है, जो आप जिस स्टूडेंट्स को ये सारी बेसिक नॉलेज होंगी तो उसके लिए एज अ एडवांटेज वर्क करेंगे जब वो अपने एग्जाम पेपर को राइट डाउन करेगा. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए. तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन उन कॉन्ट्रैक्ट हम किस तरह से डिस्चार्ज करते हैं. ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका रिपीट हुआ 2011, 13 एंड 14 के अंदर. जो नेक्स्ट है वो है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता होना चाहिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है 2004, 12, 14, 17, 20 एंड 21 के अंदर, यानी कि लास्ट ईयर 2 ईयर के अंदर क्या 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 करा गया है, आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है. जो नेक्स्ट है वो है आपका एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको बताना है कि जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ जो होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो क्या देना है आपको, एक क्लियर जस्टिफिकेशन देना है इस चीज़ के ऊपर. तो अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो 2012 एंड 15 के अंदर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है. जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो आपको बताना है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है या नहीं होता है. अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015 एंड 21 के जो अंदर जो आपका क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है. जो नेक्स्ट है वो है आपका कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़. तो आपको बताना है कि किसी भी पार्टीज़ की क्या क्या कैपेसिटीज़ होती हैं. ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2012, 15 एंड 20 के अंदर क्या आपका रिपीट हुआ है. जो नेक्स्ट है वो है आपका ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने कि मुझसे गलती हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले लिख दिया था, एग्रीमेंट को बाद में लिख दिया, तो इसको सही कर लेना. ठीक है,
तो आपको बताना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसके ऊपर भी क्या देना है आपको, अच्छे से डिफाइन करना है, क्लियर जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो 2013, 17 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने उसके टाइप होते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरह से ब्रीच कर सकते हैं। देन एक्सेप्टेंस रिवोक्ड, ये जो क्वेश्चन है यानी कि जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोक्ड देन ब्रीच के ऊपर क्या लगाया, आपका स्टार लगाया है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन टाइप के ऊपर भी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस रिवोक्ड क्या होता है, देन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम किस तरह से ब्रीच कर सकते हैं। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 17, 18, 19, 20 एंड 21, तो आपको दिख ही रहा होगा लास्ट के यानी लगा लास्ट जो है लास्ट ईयर के लगातार, यानी लास्ट ईयर में कुछ ये लगातार जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या उसके टाइप होते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से ब्रीच कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो देखने के बाद ये बोल रहे हैं कि दी आपने तो सारे जो क्वेश्चन है यानी कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे बता दी, कुछ छोड़ा नहीं है। तो आपने सही कहा, मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं आपको बताए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, क्योंकि जो ये दोनों ही जो यूनिट है आपकी हाई स्कोरिंग है। देन मैं नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट्स का लॉस हो सिर्फ मेरी वजह से, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सारे करने हैं, दोनों ही यूनिट आपकी सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, ठीक है। द नेक्स्ट जो है वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका 2017 एंड 21 के अंदर रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट है वो आपका एक्सेप्टेंस एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये जो क्वेश्चन है आपको 2015, 20 एंड 21 के अंदर क्या आपका रिपीट हुआ है, यानी लास्ट ईयर के अंदर भी, जो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर भी ये जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। फिर आपका कंसिडरेशन, ये जो क्वेश्चन आपको 2019 के अंदर है और जिसके अंदर सिर्फ कंसिडरेशन का मीनिंग पूछा गया है। अब चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट के ऊपर। जो सेकंड यूनिट है, ठीक है, उसका जो नेम है वो है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट का नेम क्या है आपका, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको प्रॉपर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर यूनिट के बारे में आपको इन जो बेसिक नॉलेज होती है, अगर आप उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से लॉन्ग वे यानी कि लॉन्ग अच्छे से लॉन्ग में क्या कर पाओगे, आप उसको राइट डाउन कर पाओगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि आपकी यूनिट का नेम क्या है, कौन सी यूनिट के अंदर से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो स्टूडेंट है वो 3-4 लाइन से ज़्यादा उसके बारे में लिख पाएगा। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि आपको जितनी भी यूनिट्स के नेम है उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है, ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर पाओ, राइट डाउन कर पाओ। जो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है वो आपको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको बताना है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। इसकी जो रिपीटेशन है वो है आपका 2011, 19 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। जो सेकंड है वो आपका बेलमेंट। तो ये भी क्या है, आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो आपको बताना है कि बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। देन इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उन पार्टीज के क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ 2011, 12, 13 एंड 14 के अंदर। जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उन पार्टीज के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक है। और इनके या जो पार्टीज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को याद करने में आप सभी को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, आप इजीली याद कर पाओगे कि जो एक पार्टीज़ के राइट होते हैं वो दूसरी पार्टीज़ की क्या होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, और जो दूसरी पार्टीज़ की ड्यूटीज़ होती हैं वो पहले जो फर्स्ट पार्टी होती है उसके राइट्स होते हैं। तो क्या होता है, यानी कि एक्सचेंज होते रहते हैं। तो अगर आप एक ही पार्टनर्स के क्या कर लेते हो, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को याद कर लेते हो, तो आप दूसरे पार्टनर्स के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको ईजिली राइट डाउन कर पाओगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उन पार्टीज के क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है 2011, 12, 13, 15, 16 एंड 17 के अंदर। नेक्स्ट आपका बेलमेंट। तो बेलमेंट है वो आपका दोबारा से आ चुका है। जो फर्स्ट बेलमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था उसके अंदर आपसे पार्टीज के बारे में पूछा गया था, देन उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है। लेकिन जो बेलमेंट का मीनिंग पूछा गया है वो आपको 2015, 11, 12, 13, 14, 17, 18 एंड 21 के अंदर क्या गया है, आपसे बेलमेंट के मीनिंग के बारे में
पूछा गया है। जो नेक्स्ट है वो है आपका प्लेस। तो आपको बताना है कि जो प्लेस है यानी कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेस जो है वो आपको क्या होता है। प्लेस एंड लेन ये दोनों ही यानी कि एक दूसरे के साथ होते हैं। तो आपको बताना है कि प्लेस क्या होता है। देन 2012, 15, 17, 18 एंड 19 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। फिर आता है आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2012, 15, 16 एंड 18 के अंदर जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। बारी आती है आपकी एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एजेंसी क्या होती है, किस कौन से कॉन्टैक्ट के अंदर जो है आपकी एजेंसी आती है। ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ 2014, 15, 16, 17 एंड 18 के अंदर। जो नेक्स्ट है वो है आपका एजेंट एंड सब एजेंट की जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एजेंट और सब एजेंट है वो कौन से कॉन्टैक्ट के, कौन से स्पेशल कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 18 के अंदर जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक आपका आया है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये भी क्या है, आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का आपका एक पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी क्या होता है, कितनी पार्टीज इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उन पार्टीज के क्या रोल्स यानी क्या उनके क्या रोल्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ या फिर ड्यूटीज़ होते हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2016, 17 एंड 21 के अंदर आए। देन किसी किसी एग्जाम पेपर के अंदर तो इन दोनों के बीच में यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखने को भी मिला है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडैमनिटी को अच्छे से कर लेते हो तो आप इन दोनों के बीच में क्या कर पाओगे, अच्छे से ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, सारों को ही देखना है कौन किसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका क्या है इस यूनिट को कवर करने का, वो ये है कि जितने भी स्पेशल कॉन्टैक्ट हैं उन सभी कॉन्टैक्ट को आप पढ़ो। ठीक है, देन उनको किस चीज़ के साथ पढ़ो, एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। आप ये यानी कि खुद को ना उसकी जरा यानी जो कॉन्टैक्ट जैसे कॉन्टैक्ट ऑफ इंडैमनिटी है जिसके अंदर इंडैमनिटी होल्डर देन ये सब आते हैं, तो ये क्या है इसके अंदर कुछ ऐसी पार्टीज आती हैं। तो उन पार्टीज की जगह पे ना खुद के दोस्तों को या फिर खुद को रख के देखो, उस बेसिस पे आप याद करो। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उन सभी को याद करोगे, एग्जाम्पल की हेल्प से अगर उन सभी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करोगे तो उन चीज़ों को आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। देन जब आप अपने एग्जाम पेपर के अंदर जाओगे देन क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको उस जो एग्जाम्पल है वो आपको ईजिली उससे रिलेटेड याद आ जाएगा। देन उसके अंदर आप ईजिली एक दो पॉइंट्स खुद से ही बना के लिख सकते हो। तो कोशिश करना कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन सभी को एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप अंडरस्टैंड करो सबसे पहले, उसके बाद ताकि आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, ये क्या होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दैन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपका कहाँ से आया है। तो ऐसी कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका ऑकेशन सेलर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑकेशन सेलर है वो आपका क्या होता है। इसके रिपीटेशन की बात 2011, 15 एंड 21 यानी कि लास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चन है आपसे इससे रिलेटेड आए हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। देन आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, देन अनपेड सेलर क्या होता है। जो क्वेश्चन है आपका दिख ही रहा होगा, देखो मोस्टली हर ईयर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के बारे में आपसे पूछा गया है और अनपेड सेलर के बारे में भी। ठीक है, तो आप कुछ करो या ना करो इस यूनिट के अंदर से आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स देन अनपेड सेलर, ठीक है, दोनों को अच्छे से कवर करना ही करना है। ठीक है, ये क्या है आपके सबके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे आपके लिए स्टार भी बना देती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका रिपीटेशन है 2011, 12, 13, 16, 17, 18, 19 एंड 21 यानी कि लास्ट ईयर के अंदर भी क्या हुई, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। जो नेक्स्ट है वो आपको डिफरेंस बताना है सेल्स एंड सेल्स टू एग्रीमेंट के बीच में। जो क्वेश्चन है आपको 2011, 12 एंड 21 के अंदर आया है। जो नेक्स्ट है आपको कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन एंड वारंटी। तो आपको बताना है कि कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है आपको 2012, 14 एंड 18 के अंदर से आपसे पूछा गया है।
जो नेक्स्ट है वो है आपकी यूनिट 4। जो यूनिट 4 है वो आपकी LLP 2008 यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपको यूनिट का नेम है उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। देन उसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज है, हर स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आपको पता करना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, कब ये एक्ट आपका आया, इसके अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, उन पार्टीज के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका पार्टनरशिप। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होता है, इसका जो मीनिंग है, इसके फीचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका 2011, 12, 15, 16, 17, 18 एंड 21 के अंदर आपसे पूछा गया है। देन लास्ट ईयर के अंदर भी जो क्वेश्चन आपका आया है। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको 2011, 13, 14, 15, 18 एंड 19 के अंदर आया है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स यानी कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अगर उसके पास 11th और 12th में अगर उसके पास कॉमर्स थी, तो इस यूनिट को कवर करने में उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो ईजिली कर पाएगा और वो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। तो उसको मैं तो बोलूँगी कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स बिलोंग करता है उसको तो इस यूनिट को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने 11th 12th के अंदर अच्छे से पढ़ चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इस यूनिट के अंदर बहुत छोटी सी यूनिट है। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की किसी भी पार्टनरशिप का कैसे रजिस्ट्रेशन हो, जो क्वेश्चन आपको 2015, 16 एंड 17 के अंदर आया। देन ये जो जितने भी सारी चीज़ें हैं यूनिट 4 की, आप इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन इनसे रिलेटेड जो आपका एग्जाम पेपर है, इनसे जो उसका रिलेटेड जो एग्जाम पेपर है, ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड उसको आप ऑलरेडी दे चुके हो, वो बिजनेस और एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को इस यूनिट को कवर करने में कोई दिक्कत होगी। जो नेक्स्ट है वो है आपका LLP। तो आपको बताना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये क्या है, यूनिट का नेम है, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपको बताना है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, कब ये एक्ट जो है आपका लागू हुआ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर के अंदर ही आपसे पूछा गया है, 2020 एंड 21 के अंदर, ठीक है। देन फिर है आपको रिलेशनशिप बताना है पार्टनर्स के बीच में, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर्स है, देन डोरमेंट पार्टनर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको वही बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका लास्ट ईयर के अंदर क्या आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपनी लास्ट इस वीडियो की लास्ट यूनिट की तरफ, जो है आपकी नेगोशिएबल एक्ट 1881। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कितने टाइप का होता है, यानी कौन कौन से जो चीज़ें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज है जो हर स्टूडेंट्स को क्या होनी चाहिए, पता होनी ही चाहिए। देन आपको दिख ही रहा होगा जो इसके अंदर जो आपको फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हर ईयर यानी कि एवरी ईयर से जो क्वेश्चन है आपका अराइज होता ही होता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 के अंदर क्या गया आपसे पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से चीज़ें जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारी 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो सेकंड है वो हमारा प्रोमिसरी नोट्स है, जो थर्ड है वो हमारा चेक है, ठीक है। तो इन तीनों ही चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स है, देन कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर इनकी जो डेफिनेशन आपको दी गई है। हमेशा याद रखना, जब आप अपने बिजनेस लॉ के किसी भी एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो अगर आपको किसी भी एक्ट या किसी भी सेक्शन के बारे में अगर आपको कॉन्फिडेंट है, आपको प्रॉपर नॉलेज है कि इसकी जो डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है इस सेक्शन के अंदर आती है, तभी प्लीज़ उसी सेक्शन को लिखना। अगर आपको उस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है और आपने ऐसे ही लिख दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सेक्शन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आप लिख रहे हो ना, वो सारी अकॉर्डिंग टू सेक्शन होनी चाहिए, सारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है।
जो नेक्स्ट है वो है आपका एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है कि एंडोर्समेंट क्या होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 2011 एंड 12 के अंदर आया है। सेकंड है आपका होल्डर्स एंड होल्डर्स इन ड्यू कॉर्स। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से कौन जो पार्टीज इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करते हैं 2012, 16, 17 एंड 21 यानी कि लास्ट ईयर के अंदर भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आया है, प्लीज़ इस चीज़ को क्या करना है आपको अच्छे से कवर करना है। जो नेक्स्ट है वो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना, यानी कि चेक, ठीक है। तो चेक है वो भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसका भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या है, एक टाइप है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चेक है वो क्या होता है। तो नॉर्मली बेसिक सी बात है, मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी चेक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि चेक का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप का हमारा जो चेक होता है। देन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई चेक से रिलेटेड वो पूछी गई है आपकी क्रॉसिंग। तो आपको बताना है कि किसी भी चेक में कितने टाइप की क्रॉसिंग होती है और कौन सी क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स हैं, कौन से सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। देन आपको जो प्रॉमिसरी नोट्स है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कौन से सेक्शन के अंदर आपको प्रॉमिसरी नोट्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। वीडियो को तुरंत देखने के बाद अभी से ही लग जाओ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको सभी बच्चों के लिए एक गाइडलाइन देना चाहूँगी। जो गाइडलाइन क्या है कि सभी स्टूडेंट को अपनी जो तैयारी है बिजनेस लॉ के अंदर यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। देखो यानी कि अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अपनी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करोगे, लर्निंग स्टार्ट करोगे। देन आप नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको सबसे पहले जो चीज़ आपने आज पढ़ी, ठीक है, यानी जो चीज़ आपने कल पढ़ी थी उन सभी चीज़ों को आपको वन बाय वन सबसे पहले क्या करना है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है सुबह उठ के, ठीक है। 2-3 दिन के लिए नींद को भूल जाओ, तो जो थोड़ा जो रेस्ट है उसको कम करो, ठीक है। थोड़े अब यानी कि क्या होना है, आपको पूरा फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर। सबसे पहले उठ के क्या करना है, आपको जो अपने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है। देन नेक्स्ट फिर क्या करना है, आपको अपना डे को प्लान करना है। देन फिर आपको डिसाइड करना है कि अब आपको कौन सी यूनिट के ऊपर जाना है, ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो सी भी यूनिट आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। लेकिन जो हमेशा कोशिश करना कि ऐसे आपके पास 2 दिन है, यानी कि 2 days का टाइम है, तो आपको क्या करना है, दोनों ही दिन में सबसे पहले आपको किस चीज़ से स्टार्ट करना है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से आपको अपना जो डे है स्टार्ट करना है। नेक्स्ट डे जब भी आप प्रिपरेशन करो सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले की जो 2 यूनिट है उनको अच्छे से रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद फिर अपनी यूनिट थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ के ऊपर क्या करना है, आपको जाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, अच्छे से और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन उन सभी के उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को आप इजिली क्या कर पाओगे, राइट डाउन कर पाओगे, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। देन मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन सारी जो चीज़ें हैं उनको लेके चले, सभी सेक्शन को अच्छे से याद करें। और एग्जाम पेपर के अंदर उन्हीं सेक्शन को लिखना जिन सेक्शन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको पता है कौन से सेक्शन के अंदर क्या चीज़ आपकी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देन मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सभी बच्चों को क्या करना है, अच्छे से अपने एग्जाम को देना है। दे के आने के बाद क्या करना है, आपको मुझे ज़रूर बताना है कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर था वो कैसा गया, ठीक है। कॉन्फिडेंटली जाना, कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम पेपर को क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है तो कोशिश करो कि उस चीज़ को भी आप अटैम्प्ट करो, ठीक है। जहाँ पे उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको अटैम्प्ट कर रहे हो, कुछ भी चीज़ उसके अंदर लिख रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है, तब भी आपको 1-2 मार्क्स तो मिलेंगे ही, जो कि आप सभी के लिए आपकी जो परसेंटेज को इंक्रीज करने में क्या करेंगे, आप सभी की हेल्प करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Also share this video with your friends and colleagues, and don't forget to like, comment and subscribe my channels. Bye bye, see you soon in the next video. Once again, all the best from my side. Bye bye.